आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि याहिया सिनवार जो हमास लीडर थे मारे गए। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम फिर एक नए विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। आज से करीब 15 दिन पहले मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि याहिया सिनवार मारे गए हैं, लेकिन किसी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। आज इजराइल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारे हमले में याहिया सिनवार मारे जा चुके हैं, और इसकी पुष्टि के लिए उसने उनके डेंटल रिपोर्ट्स और कुछ उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह के हवाले से ये बात की पुष्टि कर दी है कि याहिया सिनवार मारे जा चुके हैं। ये इजराइल के मोस्ट वांटेड में थे, और इस्माइल हानिया जो अभी जुलाई में मारे गए थे, हमास लीडर, उसके बाद इनको उनके पद पर रखा गया था। इनका जो जन्म हुआ था वो गाजा पट्टी के एक खान यूनिस जगह है जिसके शरणार्थी शिविर में हुआ था। देखिए, ऐसा है कि जब इंसान कोई भी इतना बड़ा लीड रोल में आता है या उसके इतना बड़ा हकीकत बन जाती है, तो उसके पीछे एक उसकी बैकग्राउंड जरूर होता है। इनका बचपन लड़ाई, युद्ध और शरणार्थी शिविर में होने वाले तकलीफों को देखते हुए बीता है, इसलिए इनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि ये लगभग एक तरह से देखा जाए तो उग्र विचारधारा इनके दिमाग में पनपने लगा। खान यूनिस से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई किए, और फिर बाद में ये गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर ये वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट से इन्होंने फेलोशिप प्राप्त की। कहा जाता है कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो जो खान यूनिस था वो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक गढ़ माना जाता था, उनके समर्थकों से भरा हुआ था, और यहीं से इनकी राजनीतिक जीवन में एक तरह से बदलाव आया और एक राजनीतिक सोच पैदा हो गई। पहली बार इन्हें 1982 में इजराइल ने गिरफ्तार किया था। फिर बाद में 1988 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इनके आरोप था कि इन्होंने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या करी थी। उसके बाद 1988 से लेकर 2011 तक ये इजराइल के जेल में बंद रहे। फिर बाद में एक समझौता हुआ जिसके तहत कैदियों की अदला बदली के दौरान इनकी रिहाई हो गई, और 2011 में ये जेल से बाहर आ गए। अगर देखा जाए तो 1985 में, जो 1988 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके पहले ठीक ये एक हमास के जो नेता थे शेख अहमद यासीन, इनके संपर्क में आ गए, और लगभग ये हमास के एक तरह से मेंबर्स के रूप में काम करना शुरू कर दिए। लेकिन 1988 में इनको गिरफ्तार हुआ, जैसे मैंने पहले ही बताया, और गिरफ्तारी के बाद इन्हें इजराइल के जेल में बंद कर दिया गया, जहां 2011 तक वो जेल में ही रहे। याहिया ने अल मस्द नाम का एक संगठन जो खड़ा किया था, ये बड़ा ही क्रूर संगठन था। ये संगठन उन लोगों को जो इजराइल से संपर्क में आते थे या इजराइल के जासूसी करने के जिनके ऊपर शक होता था, उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया करते थे, और इसीलिए इन्हें खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। और इसी दरमियान दरमियान में ही ये जो सैनिकों पर इनके आरोप लगा कि इजराइल के 2 सैनिकों की इन्होंने हत्या की है, और बाद में इजराइल ने इन्हें गिरफ्तार करके और 2011 तक जेल में रहे। ये एक लंबा चौड़ा इनका जीवन था, और इनका जीवन जो था वो संघर्षों में बीता। पूरा जीवन जेल, भाग दौड़, अंडरग्राउंड होना, छिपना, भागना, मतलब ये पूरा का पूरा जीवन इनका। लेकिन जब इस्माइल हानिया की जो मौत हो गई, जो मारे गए इजराइल में जुलाई में, इसके बाद ये नंबर 2 के लीडर हो गए, और नंबर 2 के लीडर होने के बाद इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। अभी जो पिछले साल इजराइल पे हमला हुआ था, उस दरमियान ही लगभग ये इजराइल के टारगेट पे आ गए थे। 2015 में ही अमेरिका ने इनको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। बाद में ये अंडरग्राउंड ही रहने लगे थे, ज़्यादातर मिलते नहीं थे, लोगों से संपर्क में नहीं आते थे, और ईरान के बहुत ही नज़दीकी थे, और ईरान में अक्सर इनका आना जाना था, और ईरान के लीडरों से मिलते रहते थे। और इस दरमियान इनका जो पूरा जीवन था, एक तरह से देखा जाए तो लुका छिपी वाला ही रहा। पूरा जीवन इनका उथल फुथल में गुजरा, और फिर भी ये एक तरह से देखिए, जब होता क्या है कि जब इंसान की पूरी जीवन जैसे परिस्थितियों में गुजरता है, इनका शरणार्थी शिविर में इनके पिताजी भी सैनिकों, जो इजरायली हमले होते थे, अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते रहते थे, भागते रहते थे, और इनका पूरा जीवन के जो बचपन में जो इनका जीवन गुजरा, इस लगभग यही इनका जीवन में बदलाव ला दिया, और इजराइल के खिलाफ इनके दिमाग में एक बीज पनप गई कि हमें इजराइल का नामो निशान मिटा देना है, और ये लगभग इसके लिए कोशिश में थे। देखिए, होता क्या है कि अगर आप, ये दोनों देश का अजीब कहानी है। अगर आप इजराइल जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि
उनकी जब बातें सुनेंगे, इजरायलियों की बातें सुनेंगे तो लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये परेशानियों में है। और इजराइल का जो इजरायली, आम इजरायली अगर से बात किया जाए तो लगता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और लगता है कि हमें खत्म कर दिया जाएगा, हमें दुनिया में कहीं, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि इजराइल 1948 है या ये जो इसके पहले वो इजराइल इधर उधर भटकते, जितने इजरायली थे, यहूदी थे, इधर उधर भटकते रहते थे। उनको हिटलर ने बहुत प्रताड़ित किया, उन्हें उनकी हत्याएं कराई और दुनिया के हर देश में वो लगभग प्रताड़ित ही रहते थे। तो उसके बाद में उनको एक जगह मिला इजराइल, जहाँ इजराइल जब उनको जगह मिला उसके बाद से ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि हमें अपने अगर जिंदा रहना है तो हमें अपने अस्तित्व के लिए फाइट करना होगा। और ठीक उलट फिलिस्तीन की तरफ अगर जाएंगे तो उनकी बातें ठीक लगेगी। उनको लगता है कि हम यहाँ के एक नागरिक थे, इस धरती पर हमारा हक है और हमें ही विस्थापित किया जा रहा है, हमें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है, हमें भटकना पड़ रहा है, हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है, हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और तो अगर आपको इजराइल के बारे में अगर बहुत अच्छी जानकारी चाहिए तो मैं इजराइल और फिलिस्तीन के रिलेशनशिप के एक अच्छा वीडियो डाल दूंगा। जैसा आप होगा अपने कमेंट में हमें बताइएगा, हमें उसके पूरे डिटेल्स आपको बता देंगे हम कि कैसे ये इजराइल बना, कैसे फिलिस्तीन की क्या समस्या थी, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, क्यों हुआ, किसके पीछे कौन जिम्मेदार था, ये सब कुछ मैं बता दूंगा। लेकिन हमारे वीडियो में आप बने रहिए, हमारे चैनल पर आप के साथ जुड़े रहिए, तब आपको हम अच्छे अच्छे वीडियो भी लाएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में, तो फिलिस्तीनियों के पास अगर जाइएगा, वहाँ पर जो फिलिस्तीनियों का जो एरिया है, उन एरिया में अगर जाइएगा तो उनको लगेगा कि जो और वहाँ की जो सिचुएशन देखिएगा, जो वहाँ की लाइफ स्टाइल देखिएगा, इतने तकलीफ में है वो। तो और जब उनकी बातें सुनिएगा तो लगता है कि वो भी अपने अस्तित्व के ही लड़ रहे हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। जैसे उन्हें कोई उनके कोई गार्जियन नहीं है। तो होता है कि जैसे आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप उसे शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है जब तक आप वहाँ पर जाके ग्राउंड पर नहीं देखेंगे। लेकिन मेरी फीलिंग को आप समझ जाइए कि वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की समस्या अक्सर आप देखेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे। और वही हाल इजराइल के साथ भी, और इजरायली क्षेत्र में जाएंगे जब, तो वहां भी जाएंगे तो आप भावुक हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि हमारा अस्तित्व का सवाल है, हम हमारा वजूद खत्म हो जाएगा अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो। और फिलिस्तीनियों को लगता है कि हमें परेशान किया जा रहा है, ये धरती हमारी है और हम यहाँ से भटक रहे हैं, इधर उधर मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही विकट संकट है वहाँ का, और इसके बारे में हमें शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। और जब दो जगह समस्याएं पैदा होती, दो लोगों में समस्या, तो तीसरा उसका फायदा लेने लगता है। और यही समस्या वहाँ के साथ भी हुई। अलग अलग देश, अलग अलग जो देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से दोनों देश के नागरिक पीछे जा रहे हैं। तो भारत ने तो फिलिस्तीन के साथ दिया है और इजराइल को भी एक मोरल ग्राउंड पर साथ दे रहा है, क्योंकि इजराइल की भी समस्याओं को समझता है, फिलिस्तीन की भी समस्या को समझता है, इसलिए वो उनके साथ है, दोनों देशों के साथ है, दोनों के साथ इसका संबंध अच्छा है, क्योंकि भारत दोनों की समस्याओं को समझ रहा है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इनकी झगड़ों में अपना गोटी सेट कर रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में अपनी धमक बनाने के लिए वो इन धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही बताना था हमें कि अभी जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इजराइल के हमले में याहिया सिनवार मारे गए थे, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था पहले ही कि ये बात मेरी सोर्सेस के हिसाब से पूरी तरह से वो मारे गए हैं, लेकिन उसको किसी इजरायली एजेंसी या किसी एजेंसी ने इसको पुष्टि नहीं की थी। लेकिन आज इजराइल ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हमने उनको मार दिया है, उसका पूरा एविडेंस वीडियो उसने डाला है, और ये क्लियर हो गया है कि याहिया सिनवार उसी हमले में मारे जा चुके थे। तो आज के अंक में इतना ही, आगे हम फिर नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को जरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइबर बहुत कम है, थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि हम एक तरह से आपको रिसर्च वीडियो, रिसर्च डॉक्यूमेंट के आधार पर एक फैक्चुअल जो सच्चाई जो है इसमें, देखिए हमारी जो जितने वीडियो होंगे उसमें हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी के जो सच्चाई है वही हम सामने आपको लाएंगे। हमें किसी पार्टी को, किसी राजनीति, किसी मुल्क के हमें कोई ना फेवर करना है, ना उनका समर्थन करना है, ना उनका विरोध करना है। हमें जो फैक्ट होगा वो आपको बता देना है, और यही फैक्ट आपको बता रहे हैं इस अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।